हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट है ये। तो इस चैप्टर में ना हम देखेंगे, कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। पहले तो ये आप देखो, ये पिक्चर दी गई है ना। तो ये जो फोटो है, ये 1947 में जब भी हमारे देश आजाद हुआ था ना, आजादी के साथ साथ जो है पार्टीशन भी हुआ था देश का। हिंदूज एंड मुस्लिम जो कोलकाता में थे, तो उनने मार्क किया क्या कि एंड हो गया है कम्युनल वायलेंस। जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, दंगे फसाद हो रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे रिलीजन के बेसिस पे, है ना। तो उन्होंने फिर झंडे फहराए, इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी। ठीक है, तो ये फ़ोटोग्राफ ली गई कि जो खुशी तो थी ही फ्रीडम की, उसके साथ-साथ जो ट्रेजेडी थी पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन हो गया था, जो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था, वो भी जो है फिर ख़त्म हुआ था वॉयलेंस वग़ैरह। तो कुछ साल जो थे शुरू में, जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा, जब इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे देश के सामने। ठीक है, पहला चैलेंज तो भई नेशनल यूनिटी को लेकर के चलना। हमारे देश में ना बहुत सारे राजा-महाराजा थे, ठीक है? तो प्रिंसली स्टेट्स एग्ज़िस्ट किया करते थे उनके, ठीक है? तो प्रिंसली स्टेट्स को भी जो वो इंडिया में, इंडियन यूनियन में मिलाना, और फिर उनको जो है प्रॉपर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के थ्रू जो इलेक्शन वग़ैरह कंडक्ट करवाना, वो सारी चीज़ें भी करनी थी, है ना देश में। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना कर के चलना देश की, ठीक है? सब पूरा देश को यूनाइट करके लेकर के चलना। तो ये काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे ना। 31st अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो उन्हीं को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, और उन्हीं ने जो है सारे जो प्रिंसली स्टेट वगैरह थे, उनको सबको मन मिलाया, ठीक है, इंडिया में, है ना? थे तो वो इंडिया में ही, पर उनको प्रॉपर जो है पेंशन दी गई थी, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा-महाराजा थे, ताकि वो जो है हमारे देश में है इंडियन यूनियन में एकदम, जो उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। तो पॉलिटिक्स जो है इंडिया में, उसकी स्टोरी देखेंगे हम इंडिपेंडेंस के बाद से, है ना? तो 3 चैलेंजेस थे जो नेशन बिल्डिंग में, तो उसको भी नेगोशिएट करेंगे। फर्स्ट जो डिकेड देखें 1947 के बाद से जो 10 साल थे ना, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहली चीज़ तो थी वही फ्रीडम के साथ-साथ पार्टीशन भी हुआ था, है ना? देश आज़ाद तो हुआ था, पर उसके साथ-साथ जो है बँटवारा भी हो गया था। पाकिस्तान निकला था। पाकिस्तान जो है सिर्फ़, जो बांग्लादेश है ना, तो उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और वो जो पाकिस्तान जो अभी है करंटली, तो उसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, और बीच में हमारा देश था, है ना? तो ईस्ट पाकिस्तान बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया, पहले तो ये भी पाकिस्तान ही था, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था, कोलकाता साइड भी डिवीज़न हो रहा था, और इस तरफ भी पंजाब साइड भी, दोनों तरफ से पाकिस्तान निकल रहा था। ओके, तो बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है? वॉयलेंस हो रहा था, लोग एक-दूसरे को मार रहे थे, है ना? इंडिया से लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे थे। तो ये चैलेंज भी था कि सेक्युलर रहेगा क्या इंडिया? तो ये भी सामने आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तो जो है रिलीजन के बेसिस पे देश बन गया। ओके, तो ऐसा ना हो कि हिंदुइज़्म भी बस चले, ठीक है, इंडिया में, तो लोगों को ये भी लग रहा था, है ना? तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो इंडिया से भी जा रहे थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो हमने आपको बताया ना, प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजा का रूल हुआ करता था, तो उन सबको भी इंडियन यूनियन में लाना है ना, प्रॉपर जो है उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवा के, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। इंटरनल बाउंड्रीज जो है देश की, वो भी चैलेंज आ रहा था, क्योंकि ठीक है, अब आपने सब कुछ कर दिया, पर अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट करो। कुछ कह रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करो, कुछ कह रहे थे कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे मत करो। मेनली डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे करो। हमारे जो लीडर्स थे, उनको थोड़ा कंसर्न था कि ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन हो गया है देश का, आगे चल के और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बाद में जब प्रोटेस्ट वगैरह किए गए, तो लोग जो है फिर उनकी बात मानी गई, और जो लैंग्वेज के बेसिस पे थोड़ा बहुत स्टेट्स क्रिएट किए गए थे। ओके, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना, और तमिलनाडु हो गया, अलग-अलग स्टेट्स जो है उनका फिर डिवीजन किया गया। बाउंड्रीज क्रिएट की गई उनकी। आगे के 2 चैप्टर्स में हम और देखेंगे जो चैलेंजेस फेस किए हमारी देश ने अर्ली फेज में, क्योंकि जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए थे, तो उस टाइम पर हमारे देश में एक तो पार्टीशन हुआ, तो लोग वैसे ही डिस्प्लेस्ड थे, है ना। सोशल जो प्रॉब्लम भी थी सोसाइटी में बहुत सारी, एक तो इलिटरेसी थी, है ना, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी देश में जो कि सही नहीं थी, जो कि इनइक्वालिटीज क्रिएट करती थी, भेदभाव करती थी। सारे रिलीजन के लोगों को साथ में लेकर के चलना, एक तो गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, लोगों की जो और पॉवर्टी भी थी।
गरीबी थी और जो है लोगों के पास में प्रॉपर खाना वगैरह भी नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ तो पूरा लूट के गए थे। तो चैलेंजेस थे न्यू नेशन जो नेशन स्टेट के। तो नेशन बिल्डिंग में कैसे चैलेंजेस आए हमारे सामने, तो जो हमारा नया जो स्टेट बना था, तो रात में आधी रात में 14-15 अगस्त को 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने फ्री इंडिया के, ठीक है? उन्होंने एक स्पेशल सेशन लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस रात को और फिर उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी, फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना? तो उसके बाद में जो है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट किया था भारत के लोगों ने कि हमें आज़ादी मिलेगी, फिर मिली, है ना? आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग जो थे नेशनल मूवमेंट का पार्ट थे, है ना? लोकल पीपल से लेकर के जो है बड़े-बड़े लीडर्स तक, तो सभी लोग जो है आज़ादी चाहते थे और 200 साल के रूल के बाद में जो है आज़ादी मिली थी। पर जो है 2 गोल थे जो सभी लोग चाहते थे, जिस पे सभी लोगों ने एग्री किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो है हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर के चलेगा, है ना? हमारे लीडर्स इतने मैच्योर थे कि वो आगे देश को लेकर के चल सके। वरना अगर आस-पड़ोस के देश देखें तो वहाँ पर तो भई मिलिट्री रूल आ गया था कुछ सालों में ही, ठीक है? तो हमारे यहाँ इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर डेमोक्रेसी भी लेकर के चली और जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई फिर हमारे देश में, है ना? तो डेमोक्रेसी पे सभी लोगों ने एग्री किया था कि हमारे देश में एक तो आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो अच्छे के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वेलफेयर के लिए काम करे गवर्नमेंट, है ना? लोगों की भलाई के लिए। अंग्रेज़ क्या करते थे अपने सेल्फिश मोटिव अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे, ठीक है? सभी लोगों को मारते-पीटते थे, है ना? तो कोई अधिकार नहीं था जनता का। पर ऐसा दोबारा ना हो इसलिए संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है लिमिटेशन लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है लिमिट में रह कर के काम करे। अगर गवर्नमेंट अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करती है तो जुडिशरी आ जाती है कि भई संविधान के अकॉर्डिंगली काम करो, है ना? तो ये था कि लोग गरीब लोग हैं उनके भले के लिए काम करना, सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो हैं तो उनके लिए काम करना है ना? देश में। और जब हमारा देश आज़ाद हो ही गया था, तो हमें अपने प्रॉमिस जो फ्रीडम के टाइम पर किए थे, तो उसको जो है क्या करना है रियलाइज़ करना था। जो ये प्रॉमिस किए थे ना कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक रहेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ये सब। पर इतना ईज़ी नहीं था, बोलने में तो सब कुछ ईज़ी लगता है। इंडिया जो है एक नया-नया जो है देश बना था, ठीक है? देश तो पहले से था, पर आज़ादी मिली थी ना और सिचुएशन बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। जो उस टाइम पर क्योंकि ना देश में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? कोई भी देश जो है ऐसी सिचुएशन में नहीं जन्म होता है ऐसी सिचुएशन में जैसा हमारा हुआ था 1947 में। हर देश में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमारे देश में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? जैसे कि फ्रीडम के साथ-साथ पार्टीशन भी आया था, ठीक है? पार्टीशन तो हुआ उसके साथ-साथ इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ, ठीक है? बहुत सारे लोगों की जान गई और ट्रॉमा भी था डिस्प्लेसमेंट का। तो वो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे, माइग्रेशन हुआ था, उनका घर-बार सारी चीज़ें आप सोच रहे हो अगर पूरा घर वग़ैरह आपको कहीं जाना पड़ जाए सब कुछ उठा कर के, तो क्या करोगे कहीं और जा कर के, है ना? तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस टाइम पर। तो इतने सारे मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए थे हमारे देश ने उस टाइम पर, फिर भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने कोई होप नहीं छोड़ी और आगे लेकर के चल रहे थे देश को। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने स्पीच दी थी रेड फोर्ट में देखो, लाल किले में 15 अगस्त 1947 में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़पेपर में आया। तो 2 डोमिनेंट क्रिएट किए गए पाकिस्तान और इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है? अब देखो 3 चैलेंजेस थे। गांधी जी के यहाँ पर क्या कह रहे कि जो कल जो है आज़ाद तो हो जाएँगे हम स्लेवरी से जो ब्रिटिश डोमिनेशन की थी। ब्रिटिश ने क्या हुआ था स्लेवरी तो बना कर के रखा था, ठीक है? सभी लोगों को जो बस इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते थे इंडिया के लोगों को। एक्सप्लॉइट करते थे, कोई अधिकार नहीं थे, अत्याचार होता था देश के लोगों के साथ में, है ना? तो स्लेवरी से हम आज़ाद हो जाएँगे ब्रिटिश की, है ना? और जो है आधी रात को जो इंडिया पार्टीशन भी होगा, आज़ादी भी मिलेगी पर पार्टीशन भी होगा। तो आज़ादी की खुशी भी रहेगी और पार्टीशन का दुःख भी रहेगा, है ना? तो महात्मा गांधी ने कोलकाता में चले गए थे। उस टाइम पर महात्मा गांधी 14th अगस्त को पार्टीशन हो रहा था ना, बहुत सारे लोगों की जान गई थी इस टाइम पर। कोलकाता साइड से वेस्ट बंगाल और फिर वहाँ से ना बांग्लादेश जो है आज के टाइम पर, तो वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट हो रहा था।
तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो है 3 चैलेंजेस फेस किए उसने। फर्स्ट तो था कि एक तो फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज था कि किस तरीके से जो अपने नेशन को यूनाइट लेकर के चलना है ना? शेप करना है नेशन। और हमारी डाइवर्सिटी भी इतनी ज़्यादा थी, तो डाइवर्सिटी को भी लेकर के चलना है हमारी सोसाइटी की, है ना? इंडिया जो है कॉन्टिनेंटल साइज़ है और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। अलग-अलग कल्चर के, अलग-अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोलते हैं, है ना? डिफरेंट लैंग्वेजेज़ बोलते हैं लोग। डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं। तो इसी टाइम पर ना ऐसा भी माना जा रहा था कि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि वो साथ में रह ही नहीं सकता। जब अंग्रेज़ गए थे ना तो कह रहे थे कि इनके इनके देश के तो कई सारे टुकड़े हो जाएँगे, ये लोग साथ में रह ही नहीं सकते। और पार्टीशन होने के बाद तो लोग और डर गए थे कि रिलीजन के नाम पे पहले ही देश बँट गया है ना, तो और ज़्यादा लोगों के मन में डर आ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन सामने आ रहा था कि इंडिया का फ्यूचर कैसा रहेगा? ठीक है, अंग्रेज जहाँ से भी गए हैं ना वहाँ पर बर्बादी करके गए हैं, ठीक है? वहाँ पर अच्छी सिचुएशन ये लोग नहीं करके जाते थे। वो लोग चाहते थे कि आज़ाद होने के बाद भी ये लोग आपस में लड़ते-भिड़ते रहें, तभी ये लोग कश्मीर का मुद्दा बनाकर गए। इनको पता था कि राजा हरि सिंह थे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वगैरह सब साइन कर दिया। फिर भी जो है ये लोग क्या किए वहाँ पर पाकिस्तान का भी चीज़ें रही वहाँ पर, ठीक है? मतलब पाकिस्तान का इंटरफेरेंस और बढ़ता गया और टेररिस्ट एक्टिविटी तो आपको पता ही है ना? गड्ढे कर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं वो लोग। ठीक है? तो इंडिया जो है क्या यूनिफाइड कंट्री के तौर पे सर्वाइव कर पाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी सामने आया था पार्टीशन के टाइम पर कि आगे चल के इसके देश का क्या होगा? एक तो इतना डाइवर्स है, ऊपर से रिलीजन के नाम पर जो है टूट भी गया है। क्या नेशनल यूनिटी हमारी बरकरार रहेगी? तो क्या हम रिजेक्ट कर दें जो रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज हैं? ठीक है, अलग अलग रीजन की ना अलग अलग आइडेंटिटीज थी। आप देखो ना, राजस्थानी हो गए, जो तमिलियंस हो गए, ठीक है, कन्नड़ा पीपल हो गए, ठीक है, मलयालम के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, अलग-अलग रीजन से जाने जाते हैं ना अपन, एक-एक एरिया से, तो वहाँ के लोगों की थोड़ी आइडेंटिटी सी बन जाती है। तो क्या उन सबको जो है क्या रिजेक्ट करोगे? ठीक है, बिल्कुल बस नेशनल यूनिटी को लेकर के चलोगे, ठीक है, डाइवर्सिटी को लेकर नहीं चलोगे क्या? ये भी क्वेश्चन आ रहा था। अर्जेंट क्वेश्चन ये भी आ रहा था किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी लेकर, मतलब टेरिटरी हमारे देश के एरिया की बात की जा रही है, इंडिया को किस तरीके से आप लेकर के चलोगे? हाँ, पहले तो हमने देखा कि हमें जो है किस तरीके से यूनाइटेड इंडिया लेकर के चलना है, टेरिटरी भी हमारा जो पूरा देश है उसको यूनाइट लेकर के चलना है, प्रिंसली स्टेट हो गए और जो डाइवर्सिटी है सभी को जो है अकोमोडेट करके चलना है। सेकंड चैलेंज आया था कि एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना इतना ईज़ी नहीं होता है। अगर होता ना तो हर देश में डेमोक्रेसी होती। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन देखो बैठा हुआ है। पूरे देश को कंट्रोल करके, ठीक है? तो वैसे ही चाइना में देखो वहाँ के प्रेसिडेंट हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। सऊदी अरेबिया देखो, तो कई सारे देश कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी आ जाए पर नहीं ला पाते हैं। तो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना भी चैलेंज रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। पार्ट 3 में है, ठीक है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ओके, और राइट टू वोट दिया गया हर एक सिटीजन को। राइट टू वोट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा होता ना तो जेल में बैठे हुए लोग भी कहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें वोट देने दो, ठीक है? तो राइट टू वोट जो है हर एक सिटीजन को दिया गया, पर एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। आर्टिकल 326 के तहत दिया गया है, ठीक है? तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। इंडिया ने अडॉप्ट किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ना दो तरीके की होती है, ठीक है? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग जाते हैं, ठीक है, वो अपना कानून बनाते हैं। तो ये छोटे देशों के लिए जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ ठीक है। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पर कम पॉपुलेशन है, वो लोग सब साथ में आकर के कानून बना सकते हैं। पर हमारे देश जैसा देश जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना सारे के सारे 140 करोड़ लोग जाकर के बैठे और फिर कानून बनाएँ। तो पॉसिबल ही नहीं होता। जहाँ पर पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर 2 तरीके की होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, तो उसमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है।
रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे जो नेता लोग होते हैं ना, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सुप्रीम लीडर होता है। जैसे कि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट के हिसाब से चलता है और पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में सारे डिसीजन वगैरह लेते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल हेड बस होते हैं, रियल हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट होते, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, हमारे देश में सारा कामकाज प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सारा कामकाज जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो फीचर्स पॉलिटिकल कंपटीशन भी था डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, एक तो पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता है। तो ये जो फीचर लिए थे ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर इलेक्शन वगैरह होगा, प्रॉपर पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में एमपी होंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, तो प्रॉपर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, इलेक्शन वगैरह होंगे। ओके, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है पर सफिशिएंट नहीं होता कि स्टैब्लिश कर दे डेमोक्रेसी में। जरूरी नहीं जिस देश के पास में एक अच्छा संविधान है वहां पर डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि संविधान जो है अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से लेकर के चले। अगर देश के लोग ही, जो देश को लीडर्स वगैरह वही करप्ट निकल जाए तो क्या ही डेमोक्रेसी रहेगी, है ना। पाकिस्तान के हाल देख लो, बांग्लादेश के देख लो। तो चैलेंज आता है कि डेवलप किस तरीके से करना था डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो लीडरशिप का रोल आया, किस तरीके से आप जो है डेमोक्रेसी, ठीक है आपने स्टैब्लिश कर दी डेमोक्रेसी, पर हो सकता है कोई ऐसा अथॉरिटेरियन लीडर आ जाए वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करे। हिटलर जो है डेमोक्रेसी के थ्रू जो है चुन के आया था, ठीक है, जर्मनी में। फिर उसने क्या किया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, कब्ज़ा कर लिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी तो होता है पर सफिशिएंट नहीं होता, है ना? तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस भी लेकर के चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ-साथ। थर्ड चैलेंज आया कि इंश्योर करना है डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, ठीक है, नॉट ओनली सम सेक्शन। तो हमें पूरे देश के सभी लोगों का भला करना है, सभी समाज में जितने भी लोग हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ अमीर लोग जो है वही बस बेनिफिट हो और ज़्यादा, है ना? सिर्फ़ तो हर एक जो पिछड़ा सेक्शन है उसको भी लेकर के चलना है और गलत प्रैक्टिसेज़ जो हमारी सोसाइटी में उसको ख़त्म करना है। तो हियर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है? एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो जो सोसाइटी में जिनके साथ में अन्याय हुआ है, जिनके साथ में गलत हुआ है, विमेन हो गई, उनके जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, है ना? शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा पिछड़े रह जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, ओके? जो दलित हो गए, उनका नहीं हो पाता है, ठीक है? समाज में उनके साथ में गलत ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हो गए, उनको भी लेकर के चलना है, जो डिसेबल पीपल हो गए, तो उनको भी लेकर के चलना है ना? और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे भी ध्यान देना है। रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ जो है, उनको भी लेकर के चलना है। हुँ। क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी हमारे देश में, उनको भी लेकर के चलना है, तो सबको लेकर के चलना है, सीधी बात ये है। तो डेवलपमेंट हर एक का करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना डीपीएसपी रखते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हमें अधिकार देता है ना, तो हमारे अधिकार जो है लिमिट लगाते हैं गवर्नमेंट की पावर पर, ठीक है? इसलिए ना गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट के बहुत पीछे पड़ी रही कि इसको बदल दे, पर संविधान है भई, ऐसे थोड़ी चेंज कर दोगे। जुडिशरी ने फिर चेक लगा दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? ये जो है पार्ट 4 में है संविधान के, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो ये क्या करते हैं, दिशा दिखाते हैं गवर्नमेंट को कि आपको इस तरफ काम करना है। जैसे कि डीपीएसपी में बोला जाता है कि राइट टू वर्क आपको प्रोवाइड करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना है मैन एंड वुमेन को, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है, मैटरनिटी बेनिफिट देना है, ठीक है, ओल्ड हो गए पीपल, सिक पीपल हो गए, उनका भी देखभाल करना है। तो कई सारी चीजें दी गई हैं डीपीएसपी में। आर्टिकल 47 में बोला गया है कि भाई आपको जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स होती है उसको बैन करना है ना? जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आर्टिकल 40 में बोला गया कि पंचायत को प्रमोट करना है। तो ऐसे कई सारे गोल दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट को लेकर के चलना है, जो संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है जिसको अचीव करना चाहिए, तो वेलफेयर गोल दिए गए हैं, ताकि हमारा देश जो है अच्छे से डेवलप हो सके। तो रियल चैलेंज आता है कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनाओगे, है ना? देश में किस तरीके से डेवलपमेंट लेकर के चलोगे और कैसे पॉवर्टी को खत्म करोगे, जो गरीबी है देश में। ओके,
तो किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया जो है इस चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, 3 चैलेंजेस आ गए, हमने पढ़ लिए। तो क्या इंडिया जो है इनको अचीव कर पाएगा ऑब्जेक्टिव्स को जो संविधान ने दिए हैं? ठीक है, पूरी जो बुक है इसमें आपको समझोगे, इन क्वेश्चन के बारे में जानोगे और इसके बारे में समझ पाओगे। तो बुक जो है आपको स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बताएगी, जो इंडिया के जो सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के बाद में, जब आज़ादी के बाद में जो भी चीज़ें रही हमारे देश में, है ना? तो आप इन क्वेश्चन के आंसर भी डेवलप कर पाओ। तो पहले 3 चैप्टर्स में हम ये चैलेंजेस के बारे में देखेंगे, है ना? जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद में फेस किए, ओके? तो पहले 3 चैप्टर में, तो इस चैप्टर में जो हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैलेंज के ऊपर। जो हमने फर्स्ट चैलेंज देखा ना, किस तरीके से जो एक नेशन को लेकर के चलना है, नेशन बिल्डिंग, है ना? अपने देश को, तो सेंटर यही रहेगा। हुँ, तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमें यूनाइटेड इंडिया को लेकर के चलना है, ओके? तो इंडिपेंडेंस के बाद में यही सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो इसके थ्रू हम समझ पाएँगे कि अ, इश्यू जो है ना नेशनल यूनिटी का और सिक्योरिटी का कितना ज़्यादा प्राइमरी चैलेंज था, है ना? एक तो सिक्योरिटी भी लेकर के चलना है और नेशनल यूनिटी भी, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ओके, तो इंडिया जो है चूज़ किया कि अपने आप को जो है नेशन लेकर के चलना है, यूनाइटेड शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी, कॉमन डेस्टिनी है ना? ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना था, पर हमारे देश को हमें यूनाइट लेकर के चलना है। यूनिटी जो है रिफ्लेक्ट करेगी क्या एस्पायरेशंस, जो लोगों की, जनता की जो एस्पायरेशंस है उसको भी। ओके, डिफरेंट रीजन है जो हमारे देश में, एक तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और जो डिस्पैरिटीज़ जो हमारे देश में एग्ज़िस्ट करती है ना, जो एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एक रीजन डेवलप नहीं है, ओके? इनइक्वालिटीज़ है, तो उन सारी चीज़ों को भी ख़त्म करना है, ओके? डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो है उसमें हम चैलेंज देखेंगे, किस तरीके से हम जो डेमोक्रेसी में भी चैलेंजेज़ आए, जहाँ हमने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की। और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैलेंज है ना, इक्वालिटी भी लेकर के चलना है और जस्टिस भी लेकर के चलना है। ओके, तो यहाँ पर देखो 1950 में 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं हम। तो इस दिन जो है हमारा देश में पूरी तरीके से संविधान जो है इम्प्लीमेंट हो गया था। तो ये स्टैम्प इनॉग्रेट किए गए थे। ठीक है, ये 3 स्टैम्प है। 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक डे जब हमने अपने देश में मनाया था ना, जिस दिन हमारा पूरा संविधान इम्प्लीमेंट हो गया था। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में हमारे देश में थोड़ा संविधान इम्प्लीमेंट किया था, पूरा नहीं, क्योंकि 26 जनवरी की डेट इम्पोर्टेंट थी। इस दिन जो है 1930 में पूर्ण स्वराज हमने डिक्लेयर किया था कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए 26 जनवरी को जो है हमने रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया। बाकी संविधान तो कंप्लीट 26 नवंबर को हो गया था। तो ये इमेजेस दी गई हैं, ठीक है, स्टैम्प में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैम्प वगैरह डिज़ाइन करने को, तो आप कौन-सी इमेज चूज़ करते हैं? 1950 में अगर आपको स्टैम्प डिज़ाइन करनी, यहाँ पर देखो चरखा दिया हुआ, यहाँ पर अनाज की बात की जा रही है ना? ओके, तो यहाँ पर देखो ये पिक्चर दी गई है कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ पावर कर दी गई थी। तो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, ओके? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कांड कर दिया था, ठीक है? मतलब भड़काया था लोगों को बहुत ज़्यादा और देश का जो पार्टीशन करवा दिया था। तो इनकी बातें कोई ज़रूरी भी नहीं है ज़्यादा। तो इंडिया फ्री हो गया, तो ये भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, ठीक है? अब देखो जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा है, मतलब हमारे देश, मतलब कि नंबर में अगर देखें तो माइनॉरिटी में है ये, पर ज़्यादा है कि अगर वो चाहें भी तो हमारा जो देश से कहीं जा नहीं सकते, ठीक है? जैसे नहीं माइग्रेशन हो रहा था, तो ऐसा नहीं कर सकते वो, ओके? इतने ज़्यादा हैं, ठीक है? तो बेसिक फैक्ट ये है कि बेसिक ही फैक्ट है, इसमें कोई भी जो है आर्गुमेंट नहीं कर सकते हम। जो पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में रिलीजन के बेसिस पे लोगों को देख रहे थे, बाकी जो माइनॉरिटी थी, जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था पाकिस्तान में। पर ऐसी चीज़ें हमारे देश में हम नहीं कर सकते, ठीक है? जो भी वो अपमान सह रहे थे वहाँ पर, जो भी उनके साथ में अत्याचार हो रहा था, तो इन सारी चीज़ों को हमें डील करना है। मतलब कि हमारे देश में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए और माइनॉरिटीज़ से सिविलाइज़्ड तरीके से डील करना, मतलब कि उनको वैसे भी हमारे संविधान में भी प्रॉपर जो अधिकार दिए गए माइनॉरिटीज़ को, ओके? तो सिक्योरिटी लेकर के चलना है और राइट्स जो है सिटीज़न्स की डेमोक्रेटिक स्टेट में, है ना? सभी लोगों को, माइनॉरिटीज़ को भी, हमारे देश में देखो माइनॉरिटीज़ कितने अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं, पर पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखो तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार होता है, ओके? तो वहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे है ना, जो जो देश रिलीजन के बेसिस पे होता है, वहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर
कर पाता दूसरे रिलीजन वाला, ठीक है? अगर जो है आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं माइनॉरिटीज़ वगैरह को प्रोटेक्शन करना, उनको राइट्स देना, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भई ये तो बहुत ही पॉइज़न क्रिएट हो जाएगा, जो हमारी पॉलिटिक्स है और हर चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो जब भी अशांति फैलती है ना, अगर अन्याय होता है, इनइक्वालिटीज़ होती है, तो भई एरिस्टोटल कहता था कि रेवोल्यूशन आता है, ठीक है? इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए सभी लोगों को। और माइनॉरिटीज़ की बात करें तो हमारे देश में कितने प्रकार की माइनॉरिटीज़ हैं, ओके? तो 6 प्रकार की हैं, पर माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में। तो माइनॉरिटीज़ जो है हमारे देश में मुस्लिम हैं, ठीक है? क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज़ हो गए और जैन हैं, ओके? ठीक है? तो ये माइनॉरिटीज़ है हमारे देश में। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो 14-15 अगस्त को जब पार्टीशन हुआ, ठीक है? तो 2 नेशन स्टेट बने, इंडिया और पाकिस्तान। तो रिज़ल्ट था पार्टीशन का कि डिवीज़न जो ब्रिटिश इंडिया ने किया था, इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड किया था। ओके? तो किस तरीके से जो डिमार्केट की गई बाउंड्री वगैरह, है ना? तो आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी ये सारी चीज़ें जानी होंगी। टू नेशन थ्योरी जो एडवांस्ड हुई थी, मुस्लिम लीग ने इसको लेकर के चला था, मुस्लिम लीग के हेड जो मोहम्मद अली जिन्नाह, ठीक है? तो टू नेशन थ्योरी को ये लेकर के चले थे। तो इनकी टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 2 लोग रहते हैं, 2 तरीके के जो कम्युनिटी मान लो, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है? बाकी सबको तो इनने कंसीडर ही नहीं किया, ओके? तो ये क्या भड़काना चाहते थे ना, देश को अलग करना चाहते थे लोगों को। है ना? तो इनने डिमांड किया था पाकिस्तान का सेपरेट कंट्री चाहते थे ये मुस्लिम्स के लिए। तो इनने पहले ही रिलीजन के बेसिस पे देश की डिमांड कर दी थी। ओके, तो कांग्रेस ने इसको अपोज़ किया था इस थ्योरी को कि भई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? टू नेशन थ्योरी के साथ नाटा जो नाम पे आप जो है डिवीज़न क्रिएट करने की बात कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो पाकिस्तान को, तो इसको कांग्रेस उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, एक नेशनल जो नेशनल समझो ऑर्गनाइज़ेशन थी जो कि हमारे देश में अ, फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी। ओके, इसमें सारे के सारे जो भी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे लीडर्स, तो वो इससे जुड़े हुए थे। तो सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1940s में। ओके, पॉलिटिकल कंपटीशन भी रहा कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है? मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की, कांग्रेस इस डिमांड को अपोज कर रहे थे। ब्रिटिश का रोल था कि जिसकी वजह से क्रिएट हो गया पाकिस्तान। ब्रिटिशर्स ने रायता फैला दिया था फिर पूरा। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन किस तरीके से रहा? तो ये डिसाइड किया गया कि जो अभी तक इंडिया भारत देश जो जाना जा रहा था, तब उसको 2 कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा, इंडिया में और पाकिस्तान में। ये डिवीज़न ना सिर्फ़ दर्दनाक था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, उसके साथ-साथ बहुत डिफ़िकल्ट था लोग इसको डिसाइड करना और इम्प्लीमेंट करना। किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, है ना? पूरे देश में रहते हैं मुस्लिम जो सभी लोग, है ना? मिल-जुल कर रहते थे, तो आप किस तरीके से आप डिवाइड करोगे? तो ये डिसाइड किया गया प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेस पे। इन्होंने रिलीजियस मेजॉरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया, मतलब जहाँ पर ज़्यादा नंबर पे मुस्लिम रह रहे हैं ना, जिस एरिया में ज़्यादा नंबर में मुस्लिम है, उसको आप डिवाइड करो और उसको पाकिस्तान बना दो। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो सिंध वगैरह प्रोविंस उस साइड जो है तो वहाँ पर पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, ओके? वो उस एरिया में, तो वो जो है पाकिस्तान क्रिएट किया गया। यहाँ वेस्ट बंगाल के बाजू में यहाँ पर जो है बांग्लादेश जो है, वहाँ पर मुस्लिम रहते थे, तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिएट किया गया। बाकी सब इंडिया के साथ रहेंगे, तो ये बात की गई। तो ये आइडिया सिंपल लग रहा था, पर ऐसा सिंपल था नहीं। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी थी। पहली बात तो थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था ब्रिटिश इंडिया में। कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरे देश में एक जगह बस रह रहे हैं सारे के सारे, देश है भाई, कहीं भी रहता है कोई भी, है ना? तो ज़रूरी थोड़ी एक ही रिलीजन के लोग एक ही जगह पे रहते हैं। तो 2 एरियाज़ कंसंट्रेशन के निकल के आए कि एक एरिया वेस्ट में और एक ईस्ट में, ठीक है? तो 2 तरफ निकल के आए थे, ईस्ट में और वेस्ट में, कि यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि इन दोनों पार्ट्स को जॉइन कर दिया जाए। तो ये डिसाइड किया गया कि नई कंट्री बनेगी, पाकिस्तान विल गो कंप्राइज़ 2 टेरिटरीज़, तो इसमें 2 टेरिटरीज़ होंगी, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो ऐसा डिसाइड किया गया, सेपरेट किया, एक लॉन्ग जो एक्सपेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरी से सेपरेट हो जाएँगे। इस साइड जो है ईस्ट पाकिस्तान हो गया, उस तरफ जो है वेस्ट पाकिस्तान हो गया, बीच में इंडिया था। तो बहुत ही प्रॉब्लम थी उस टाइम पर तो। सेकेंडली सारे के सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे
तो सारी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है? बहुत सारे लोग थे जो नहीं जाना चाहते थे भई, ठीक है? देश में ही रहना चाहते थे वो शांति से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, इन जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपोज़ किया था टू नेशन थ्योरी को, जो डिवीज़न कर रहे थे ना इंडिया और पाकिस्तान का। इवेंचुअली वॉइस इनकी जो इग्नोर कर दी गई थी और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस थी इसको मर्ज कर दिया गया था पाकिस्तान के साथ में। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहाँ पर ये लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनकी वॉइस को इग्नोर कर दिया गया, ये बोल रहे थे कि मत क्रिएट करो ये सब। हुँ। तो ये कह रहा है कि अब समझ में आया कि जो ईस्ट बंगाल है, मतलब बंगाल को क्या बोलते हो? वेस्ट बंगाल क्यों कहते हो? क्योंकि 1905 में पार्टीशन हो गया था बंगाल का, ठीक है? अंग्रेज़ों ने पार्टीशन कर दिया था क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा आज़ादी का मतलब अच्छे खासे एजुकेटेड लोग थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे आज़ादी को और हिंदू-मुस्लिम की यूनिटी भी देखने को मिल रही थी। तो इन्होंने पार्टीशन कर दिया था, यहाँ पर ईस्ट बंगाल बना दिया था और वेस्ट बंगाल बना दिया था। बाद में ये ईस्ट बंगाल जो था ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया, फिर ईस्ट पाकिस्तान के बाद में ये जो है बांग्लादेश बन गया। ठीक है? तो फिर बांग्लादेश बन गया, ओके? इसलिए जो है हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, जबकि वो वेस्ट में नहीं है। ये क्या हो गया? ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम थी कि 2 ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो थी ब्रिटिश इंडिया की, पंजाब एंड बंगाल की जो है प्रॉब्लम निकल के आ रही थी क्योंकि इस एरिया में ना नॉन मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे, ओके? और मेजॉरिटी में मुस्लिम्स भी थे, तो दोनों ही चीज़ें निकल के आ रही थी। तो किस तरीके से डिसाइड करें, ये दोनों प्रोविंसेस को बाइफरकेट कर दिया गया, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया कर दिए गए थे। पर ये भी जो है इसमें भी प्रॉब्लम्स थी, मतलब डिसीजन जो है जो आधी रात को जब 14-15 अगस्त को जब देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पर भी नहीं ले पाए थे। तो बहुत सारे लोग जो थे, लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब वो इंडिपेंडेंस किसकी मना रहे हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के लिए, वो किस तरफ से आज़ाद हुए हैं। लोग कन्फ्यूज़्ड हो गए थे, वो तो भारत के ही थे, बाद में उनको पाकिस्तान का बना दिया गया। तो पार्टीशन जब हुआ दोनों प्रोविंसेस का, तो इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा भी हो गया था, ओके? पार्टीशन का। तो ये जो है फोर्थ और मोस्ट जो अभी एक और प्रॉब्लम निकल के आई थी पार्टीशन की, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम निकल के आई दोनों साइड्स में, ठीक है? तो बहुत सारे लाखों हिंदू और सिख जो थे, वो एरियाज़ जो कि पाकिस्तान में रहा करते थे पहले, ठीक है? इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो कि इंडिया साइड जो पंजाब और वेस्ट बंगाल में रहते थे और दिल्ली में भी, तो वो लोग जो है फँस गए थे। तो वो अपने आप को भी ट्रैप्ड फँसा हुआ महसूस कर रहे थे, ठीक है? तो ऐसा मन तो वो अपने आप को इस तरीके का मतलब एलियन समझने लगे थे कि वहाँ पर जिस जगह पर उनके पूर्वज रहे, उनके एंसेस्टर रहे सेंचुरीज़ से, तो वो जगह जो है उनके लिए एलियन बन गई है, ठीक है? वो मतलब उस जगह से दूर हो गए हैं, है ना? अब पाकिस्तान में जो अलग देश क्रिएट हो गया है, ओके, अब उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस देश में है वो, ओके? तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। एज़ सून एज़ जब क्लियर हो गया कि कंट्री का पार्टीशन हो रहा है, तो वॉयलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है? कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ गया था। तो जहाँ पर कम नंबर में लोग थे, वो जो ज़्यादा नंबर वाले थे, वो एक-दूसरे को मतलब मार रहे थे, मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी को, तो दंगे होने लगे थे। ट्रेनें नहीं ऐसे भर-भर के जा रही थी पाकिस्तान और वहाँ से भी भर के आ रही थी हिंदुओं में। किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतनी ज़्यादा जो है वॉयलेंस हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का किया धरा था, उनने ऑर्डर किया था ये सब, ठीक है? तो किसी ने भी ऐसा प्लान मतलब कोई प्लान था ही नहीं भाई, कैसे हैंडल करें कि इतना वॉयलेंस क्रिएट हो जाएगा ये पार्टीशन के चक्कर में। इनिशियली जो पीपल थे और पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो होप कर रहे थे कि ये वॉयलेंस जो है टेम्परेरी है और खत्म हो जाएगा, इसको कंट्रोल कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा था, है ना? बढ़ता जा रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था भाई वॉयलेंस, इतना ज़्यादा लोग जो है दंगे-फ़साद, मारा-पीटी कर रहे थे, ठीक है? जान ले रहे थे, रेप हो रहे थे वुमेन्स के, बच्चों की जान ली जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो जो कम्युनिटीज़ थी दोनों साइड्स में बॉर्डर में, उनको फ़ोर्स किया जा रहा था अपने घर छोड़ के जाओ, ठीक है? ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल रही। कुछ घंटों के नोटिस में बोला जा रहा था, नोटिस दे देता, भई निकलो यहाँ से, तो ये भी चीज़ें देखने को मिल रही थी देश में।
ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेस ना क्या निकल के आया, उसका परिणाम क्या था पार्टीशन का? 1947 में जो ईयर जो था लॉन्गेस्ट ईयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड निकल के आया। ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसफर हुआ था ना पॉपुलेशन का, इधर से उधर के, इंडिया से जा रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं लोग। हिंदू, मुस्लिम्स यही जो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ओके, सिख भी बहुत सारे थे, उनकी भी जान गई थी, और भी बहुत सारे लोगों की, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा एट्रोसिटी, अत्याचार हो रहे थे, लोगों की जान जा रही थी दोनों तरफ से, है ना? रिलीजन के नाम पे, देखो धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, कोई धर्म सिखाता है क्या मार-पीट करना? हाँ, पर ये लोग लड़ रहे थे धर्म के नाम पे, क्योंकि इनको भड़काया गया था, और ये लोग थे मंदबुद्धि जो आपस में लड़ने-भिड़ने लगे। कुछ लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे कि भाई हमारे साथ कुछ ना हो, है ना? तो जो है कम्युनिटी एक-दूसरे को मार रही थी, ओके? तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई। यहाँ पर देखो ट्रेन की पिक्चर दी गई है, इस तरीके से भरी हुई थी, फुल ऑफ रिफ्यूजी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है? भर-भर के ट्रेन आ रही जा रही थी। सिटीज़ जैसे कि लाहौर हो गई, अमृतसर, कोलकाता, ये जो है डिवाइड हो गई थी कम्युनल ज़ोन पे, जो रिलीजन के बेसिस पे। मुस्लिम जो है अवॉइड कर रहे थे कि उस एरिया में ना जाएँ जहाँ पर हिंदूज़ हैं और सिख रह रहे हैं। सिमिलरली हिंदू और सिख जो है डर रहे थे कि जो है एक-दूसरे से डर ही रही थी कम्युनिटीज़, ओके? कि ये क्या हो गया? कि भाई मेजॉरिटी एरिया में जाएँगी तो उनके ऊपर अटैक होगा। तो वैसे ही हिंदू और सिख्स ना दूर रह रहे थे, जो मुस्लिम जो प्रीडोमिनेंस जिस एरिया में मुस्लिम है वहाँ पर ना जाएँ, है ना? तो फ़ोर्स किया गया लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए, ठीक है? बॉर्डर से मतलब कि मूव चले जाओ दूसरी बॉर्डर की तरफ, है ना? और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। भई उनको घर-बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा था। ओके, उनकी ज़िंदगी जहाँ पर कटी वो जगह उनको छोड़ के जानी पड़ रही थी। ऊपर से डर लग रहा था कि कोई आके मार ना दे, है ना? कितनी खतरनाक फीलिंग थी। माइनॉरिटीज़ जो थी, जो कम नंबर में लोग होते, दोनों साइड में अगर देखें तो वो अपने घर से भाग रहे थे। ओके, उनको शेल्टर जो है रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था, टेम्परेरी शेल्टर कैंप बना दिए गए थे कि वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रह लें। जब दंगे-फ़साद हो रहे थे उस टाइम पर जो है महात्मा गांधी, जब आज़ादी का टाइम चल रहा था ना 15 अगस्त को, उस टाइम पर महात्मा गांधी जो है कोलकाता में थे। वहाँ पर लोगों की मरहम पट्टी और इस सब में लगे हुए थे, लोगों को जो है समझाने में कि लड़ाई झगड़ा ना करो। ओके? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो हो गई वो भी जो है हेल्प नहीं कर पा रहे। जिस देश को वो अपना मान रहे थे उसी देश में जो है वहाँ की पुलिस, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी हेल्प नहीं मिल रही थी उनसे। वो ट्रैवल कर रहे थे एक साइड से दूसरी साइड और न्यू बॉर्डर में एंटर कर रहे थे। ओके, पैदल ही लोग जा रहे थे क्योंकि भई मरने का भी डर लग रहा था, है ना? इस जर्नी में जब वो ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पर भी उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, उनकी जान ली जा रही थी, रेप किया जा रहा था औरतों का। ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है ना कि आप जो देखो अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद होते, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वुमेन को फेस करनी पड़ती है। क्रुएलिटी जो होती है वुमेन के साथ में होती है, उनके साथ में रेप करने लगते हैं, ठीक है? जैसे मणिपुर में भी अभी वॉयलेंस हुआ तो उनके साथ क्या हुआ, वहां पर जो है न्यूड वॉक, वो सारी चीजें जमाने भर की चीजें, हर जगह यही सब होता है। तो पता नहीं क्या भरा हुआ है लोगों के दिमाग में, ऐसा ही क्यों करते हैं? थाउज़ेंड्स ऑफ वुमेन जो थी उनको अबडक्ट कर दिया गया, उनको किडनैप भी किया गया, ठीक है? उनको कन्वर्ट करा लिया गया, रिलीजन भी बदलावा है कि भई मतलब रिलीजन भी बदल दिया गया उनका, ठीक है? कन्वर्जन करा दिया गया उनको, फ़ोर्स किया गया शादी के लिए। तो एक तो उनको किडनैप कर लिया, ठीक है? उठा लिया, ओके, उनकी जो रिलीजन बदलवा दिए गए। गदर मूवी में था ना, तो इन मैनी केसेस वुमेन जो है अपनी जान खुद ही ले लेती थी, ठीक है? और उनके फैमिली मेंबर्स ही बेसिकली फैमिली मेंबर ही उनकी जान ले लेते थे ताकि अपनी फैमिली का ऑनर बचा सके, ठीक है? वरना क्या हो रहा था, विमेन के साथ में रेप हो रहे थे, है ना? उनके साथ में अत्याचार हो रहा था, फोर्सफुली मैरिज करवाई जा रही थी, शादी करवा रहे थे, ठीक है? किडनैप कर रहे थे, मारा जा रहा था। कई सारे बच्चे जो थे वो सेपरेट हो गए थे, अपने पेरेंट्स से भी बिछड़ गए थे लोग, ठीक है? जिन्होंने मैनेज किया और क्रॉस कर ली बॉर्डर, ठीक है? तो उनके पास में अब कोई घर ही नहीं था, अपना घर-बार छोड़ के आ गए थे। लाखों लोग जो थे रिफ्यूजी बन गए थे कंट्री में, जिस देश में आज़ाद हुए। ओके, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था, महीनों तक वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहे सालों तक भी, ठीक है? तो साल भी उनको बिताने पड़े। यहाँ पर देखो शॉर्ट स्टोरी दी गई है, जो हॉस्पिटैलिटी डिलेड। तो यहाँ पर जो है राइटर्स जो थे, जो मतलब कि दंगे-फ़साद कर रहे थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, चलती हुई ट्रेन को रोक रहे थे। उसमें से जो उनकी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे लोग,
उनको तो छोड़ दे रहे थे। जो दूसरी कम्युनिटी वाले थे, मतलब दूसरे रिलीजन की कम्युनिटी वाले, उनको ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा था, उनको मारा-पीटा जा रहा था, ठीक है? जो उनके ऊपर तलवारें वगैरह और जो बुलेट गोलियाँ चलाई जा रही थी। बाकी सारे पैसेंजर्स थे, उनको हलवा, फ्रूट्स और मिल्क दिया जा रहा था, ठीक है? चीफ ऑर्गनाइज़ेशन ने कहा कि भाइयों-बहनों, ट्रेन अराइवल थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है? तो यही सब चीज़ें देखने को मिली, ओके। तो राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, फ़िल्म मेकर्स हो गए, हर चीज़ ने जो है पाकिस्तान को एक्सप्रेस्ड किया। जो इतना ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था, ठीक है? इतने सारे लोग जो डिस्प्लेस्ड हो गए। जो इंडिया के राइटर्स, फ़िल्म मेकर्स, पोएट्स थे ना, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि भई जो इंडिया और पाकिस्तान के, तो उन्होंने बताया कि इतने सारे लोगों की जान जा रही थी, सफ़रिंग जो मतलब लोगों का दर्द वो बयाँ कर रहे थे चीज़ें लिख कर के, उसके ज़रिए बता रहे थे, ठीक है? जो इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, वॉयलेंस हो रहा था। अपनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, पोयम, फ़िल्म इन सब चीज़ों में लिख-लिख कर लोग बता रहे थे। उस टाइम पर वीडियो को जो मोबाइल नहीं था ना, जो वीडियो बना-बना के डालते लोग, है ना? नहीं तो हर चीज़ की तो वीडियो बनाते हैं आजकल, ठीक है? तो रिकाउंट जो अगर देखें, इतना ज़्यादा ट्रॉमा देखने को मिला पार्टीशन का भी। इतनी देर से अपन यही पढ़ रहे हैं ना कि डिस्प्लेस्ड हो गए, लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों की, है ना? तो अभी चैप्टर में देखो इतना सारा अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी तक। तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो है ना, जो सर्वाइव किए थे ना, जो पार्टीशन से जो लोग जिनकी जान बच गई थी, पार्टीशन में इधर-उधर आके फिर रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। तो वो लोग डिस्क्राइब कर रहे थे कि पार्टीशन जो है ना, दिल जो है डिवीज़न हो गया है हार्ट का। ठीक है? दिल टूट गया है, तो मतलब बता रहे थे वो इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, ठीक है? गांधी जी देखो नौखाली बांग्लादेश में जो है 1947 में, तो ये इमेज दी गई है। पार्टीशन जो सिर्फ डिवीज़न नहीं किया था प्रॉपर्टीज़ का, लायबिलिटीज़ का एंड एसेट्स का, जो भी प्रॉपर्टी हर चीज़ का डिवीज़न तो हुआ था और पॉलिटिकल डिवीज़न भी हुआ था देश का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी। तो हर चीज़ का डिवीज़न किया गया था, फाइनेंशियल एसेट जो पैसे वग़ैरह थे ना उसका भी, और जैसे कि टेबल हो गई, चेयर हो गए, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप, बुक्स, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पुलिस बैंड, एम्प्लॉयी जो थे गवर्नमेंट के एंड रेलवे के, हर चीज़ को डिवाइड किया गया था देश का जब बँटवारा हुआ था। जैसे नहीं 2 भाई अलग होते तो हर एक चीज़ का बँटवारा करते हैं। तो अबव ऑल इट बहुत ही ज़्यादा वॉयलेशन जो वॉयलेंट रहा, सेपरेशन जो हुई कम्युनिटीज़ का, फिर से वॉयलेंस वग़ैरह बहुत ज़्यादा था, है ना? जो आज तक नेबर अच्छे से रह रहे थे, अब जो है दुश्मन बन गए थे। इतने ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, है ना? वॉयलेंस ही वॉयलेंस था। जो पड़ोसियों की तरह रहे, अब जो है आपस में लड़-भिड़ गए थे। तो एस्टीमेट था कि पार्टीशन ने फ़ोर्स किया था 80 लाख से ज़्यादा लोग जो थे माइग्रेट कर गए थे, नई बॉर्डर में उन चले गए थे। बिटवीन 5 से लेकर के 10 लाख लोग जो हैं उनकी जान चली गई थी पार्टीशन में। देख रहे हो 5 से लेकर के 10 लाख, हैं? वॉयलेंस की वजह से। सिर्फ रिलीजन के नाम पर लोग आपस में लड़ गए थे, ठीक है? बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न तो था ही, फाइनेंशियल स्ट्रेन भी था, ठीक है? पैसे की भी थोड़ी तंगी देखने को मिल रही थी। हाउएवर पार्टीशन जो है पो जो अनदर एक और डीपर इश्यू निकल के आया। लीडर्स जो थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल किया, जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि टू नेशन थ्योरी जो हो गई है। मतलब वो लोग जो है पहले ही अपोज कर रहे थे टू नेशन थ्योरी को, ऊपर से पार्टीशन हो भी गया, रिलीजियस बेसिस पे जो है देश बन भी गया, ठीक है? तो क्या जो पाकिस्तान तो मुस्लिम नेशन बन गया, क्या इससे इंडिया हिंदू नेशन बन जाएगा? तो ये भी सवाल आ रहा था। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन होने के बाद भी मुस्लिम जो है जो मुस्लिम चले गए थे पाकिस्तान में, जो फिर भी हमारे देश में जो है मुस्लिम की पॉपुलेशन थी, ठीक है? 10 से 12% टोटल पॉपुलेशन का 1951 में मुस्लिम्स थे, ठीक है? तब मतलब माइग्रेशन होने के बाद भी। तो क्या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम्स को सिटीज़न के तौर पे ट्रीट करेगी और दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को? ठीक है? तो ये भी सवाल आ रहा था। हुँ। कि गवर्नमेंट किस तरीके से लेकर के चलोगी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज़, ज्यूज़ जो हैं उनको, ठीक है? तो पार्टीशन जो है ऑलरेडी उन्होंने एक सीवियर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, है ना? तो कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट निकल के आ रहे थे। मुस्लिम लीग जो थी फॉर्म्ड किया उन्होंने, प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबको लेकर के चली थी, पर मुस्लिम लीग कहती थी कि हम जो है मुस्लिम्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था ना, तो इन्होंने बोला था कि ये जो है सिर्फ सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड भी करेंगे। ओके, तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिंदूज को जो है बोल रही थी कि हिंदू नेशन बनाएंगे हम अपने इंडिया को। तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रही थी। बट ज्यादातर जो लीडर्स थे ना नेशनल मूवमेंट के, वो बिलीव करते थे कि इंडिया जो है सारे जो पर्सन है, कोई भी रिलीजन के जो लोग हैं, तो वो इक्वल हैं सभी लोग, और इंडिया जो है वो कंट्री है
मतलब ऐसी कंट्री नहीं है इंडिया जो कि एक सुपीरियर स्टेटस दे, ठीक है? एक फ़ेथ के जो मतलब एक रिलीजन वाले लोगों को एक जो मान्यता वाले और किसी और को इन्फीरियर है ना, जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उसको नीचा ट्रीट करें, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे भी लीडर्स थे ऐसी बातें बोलने वाले। सारे सिटीज़न्स जो थे उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इसलिए इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना? तो बीइंग रिलीजियस और किसी और रिलीजन पे बिलीव करना, ये टेस्ट नहीं हो सकता सिटीजनशिप का। ओके, तो हमारे देश को सेक्युलर लेकर के चलना है, सेक्युलर नेशन, है ना? सेक्युलरिज्म का आपको मीनिंग हमने आपको बताया था ना, पढ़ा था 11th क्लास में। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको सेक्युलरिज्म है, ठीक है? सेक्युलरिज्म जो बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। सेक्युलरिज्म वेस्ट में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, स्ट्रिक्ट जो लाइन होती है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे जो है सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है इंटरवेन भी कर सकती है रिलीजन के अंदर, अगर वो रिलीजन की कोई प्रैक्टिस जो है वो गलत है, लोगों की डिग्निटी का वायलेशन करती है। फॉर एग्जांपल जो अनटचेबिलिटी, तो उसको बैन किया गया, है ना? वुमेन के साथ में जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, है ना? तो इक्वली ट्रीट करते हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट सारे रिलीजन को, और इंटरवीन भी कर सकती है अगर कोई गलत प्रैक्टिस होती है रिलीजन के अंदर। अभी यहाँ पर ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग दी हुई थी। ओके, यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पर ये महात्मा गांधी का सैक्रिफाइस बताया गया है। और यहाँ पर गरम हवा, तो फ़िल्मों में भी ये पार्टीशन वग़ैरह शो किया गया था, तो यही यहाँ पर बताया गया है। ओके, फ़िल्म इंडस्ट्री के भी कई सारे लोग जो थे पार्टीशन में इधर-उधर फिर हुए थे, तो महात्मा गांधी का पढ़ते हैं हम। 15th अगस्त 1947 में महात्मा गांधी जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, ठीक है? ऊपर से इतना ज़्यादा वॉयलेंस हो गया। महात्मा गांधी जो थे उस टाइम पर कोलकाता में थे, ठीक है? जो इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ था लोगों के ऊपर, जो इतनी क्रूअल चीज़ें हुई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो उस एरिया में महात्मा गांधी थे, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा उदास थे, जो भी कम्युनल वॉयलेंस हुआ था ना हमारे देश में, और जो दिल टूट गया था उनका भी, ठीक है? जो अहिंसा का प्रिंसिपल फ़ॉलो करते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस प्रिंसिपल पे फ़ॉलो करते थे? अहिंसा, नॉन वॉयलेंस पे, वॉयलेंस नहीं पसंद करते थे वो। सत्याग्रह की बात करते थे, ठीक है? नॉन वॉयलेंट रेजिस्टेंस, है ना? पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते थे। इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन निकाल दिया, है ना? और फिर भी वो जो है लोगों को साथ में नहीं लेकर के चल पाए ट्रबल टाइम्स में, जिस टाइम पर लोगों को सबको साथ में रहना चाहिए, उस टाइम पर दंगे-फ़साद हो गए देश में। तो गांधी जी जो थे कोशिश कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम जो है वॉयलेंस वगैरह छोड़ दें, तो इसकी कोशिश कर रहे थे कोलकाता में, शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी प्रेज़ेंस जो थी कोलकाता में उसकी उनकी प्रेज़ेंस की वज़ह से सिचुएशन इम्प्रूव हो गई थी कोलकाता में। तो गांधी जी की प्रेज़ेंस की वज़ह से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वॉयलेंस वग़ैरह उनने इतना तो नहीं छोड़ रहे थे लोग, पर हाँ सिचुएशन इम्प्रूव हो गई थी और लोग जो है कम्युनल हार्मनी लेकर के चल रहे थे, सारे रिलीजन वाले साथ में जॉय मतलब डांस वग़ैरह कर रहे थे स्ट्रीट में, और शांति से उन्होंने फिर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेट भी किया। गांधी जी जो थे प्रेयर कर रहे थे, गांधी जी's प्रेयर मीटिंग, तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने अट्रैक्ट किया, क्राउड वगैरह लोगों ने सुना, है ना? कि गांधी जी की जो प्रेयर थी ना, तो उससे अट्रैक्ट होके आ गए थे लोग। बट ये जो है शॉर्ट लिव रही, फिर से लोग लड़ने-भिड़ने लगे थे, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम फिर से जो है वॉयलेंस में निकल के आ गए थे। तो गांधी जी जो थे, फास्ट रख लिया था उन्होंने ताकि वो शांति लेकर के आएँ, मतलब ये उपवास पे बैठ गए थे। अगले महीने गांधी जी जो थे दिल्ली चले गए थे, ठीक है? मतलब मूव कर गए, वो दिल्ली चले गए, जब बहुत ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो जो मुस्लिम्स को अलाउ वो करना चाहते थे कि हमारे देश में रहें सभी लोग शांति से, डिग्निटी के साथ में इक्वल सिटीज़न के तौर पे रहें मुस्लिम भी, ये भी गांधी जी चाहते थे, ठीक है? तो वो चिंता में थे कि जो रिलेशन थे इंडिया और पाकिस्तान के, आगे चल के आपको पता ही है रिलेशन कैसे रहे, है ना? टेररिज़्म फैलाता रहा पाकिस्तान, ओके? तो शांति से ना खुद जीता है, ना दूसरों को जीने देता है, ठीक है? और चाइना की गोद में बैठा रहता है कटोरा लेके। तो ही वाज़ अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा वो दुखी थे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट का डिसीज़न था
कि फाइनेंशियल कमिटमेंट जो की थी ना, वो पाकिस्तान को मतलब रोक दिया था। फाइनेंशियल कमिटमेंट रोक दी गई थी, उनसे बोला गया था कि भई वॉयलेंस वगैरह खत्म करो, फिर दे देंगे तुमको पैसे। पर इसने क्या किया, जो पाकिस्तान और ज़्यादा वॉयलेंस फैला रहा था, इसलिए उनके पैसे रोक दिए थे। तो गांधी जी अनहैप्पी हो गए थे कि फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आपने की थी पैसे देने की पाकिस्तान को, वो पूरी करो। इस वजह से लोग जो है थोड़ा खड़े भी रहते हैं गांधी जी से, ठीक है? तो ये तो फास्ट पे बैठ गए थे, ठीक है? जो इन्होंने उपवास पे बैठ गए थे ये, ओके। तो जनवरी 1948 में लास्ट फास्ट था इनका। एज़ इन कोलकाता हिज फास्ट हैड ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली। तो कोलकाता में वो जो है फास्ट पे बैठे थे, उसका इफेक्ट दिल्ली तक पहुंच रहा था। ठीक है। कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस जब कम हो गया तो मुस्लिम जो थे दिल्ली के एंड सराउंडिंग एरियाज के, वो जो है अपने घर में लौट पाए शांति से, जब थोड़ा टेंशन कम हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री हो गया कि पाकिस्तान को दे देंगे पैसे वैसे। तो गांधी जी फास्ट पे बैठ गए थे ताकि पाकिस्तान को पैसे मिल जाएँ, तो फिर बाद में उनको दे दिए गए थे। क्योंकि वो लोग वॉयलेंस फैला रहे थे ना, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था उनका पैसे वगैरह, तो देने पड़ रहे थे। आज़ादी मतलब अलग हुआ था ना देश, तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना पड़ता। तो गांधी जी के जो एक्शन थे, लोगों को पसंद नहीं आए थे। हमने आपको बताया ना कि लोग जो है उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये जो है मतलब इतना ज़्यादा वॉयलेंस होने के बाद भी पाकिस्तान वॉयलेंस बढ़ा रहा है और आप जो है फास्ट पे बैठ गए, ठीक है? उसको पैसे मिल जाए इसलिए, तो लोगों को पसंद नहीं आया था। एक्सट्रीमिस्ट जो थे दोनों कम्युनिटीज़ के ब्लेम कर रहे थे गांधी जी को, उनकी कंडीशन के लिए। इसके बावजूद जो है लोगों से मिल रहे थे गांधी जी, ठीक है? प्रेयर मीटिंग्स में। फाइनली 30 जनवरी 1948 में एक एक्सट्रीमिस्ट थे नाथूराम विनायक गोडसे, तो ये गांधी जी के पास में गए और फिर जो है इनको जो है 3 गोलियाँ मार दी थी और इनकी जान चली गई थी फिर। तो इनका जो स्ट्रगल था खत्म हो गया, जो लाइफ का जो सच्चाई के लिए लड़ते थे, नॉन वायलेंस के लिए, न्याय के लिए और टॉलरेंस के लिए। ओके, तो इतना समझ गए आप? फिर यहाँ पर देखो ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी। गांधी जी की डेथ हो गई थी ना, तो न्यूज़पेपर की कटिंग बता रही, गांधी जी का असैसिनेशन। जब एक इम्पोर्टेंट लीडर की जान जाती है ना, तो असैसिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है? तो यहाँ पर क्राउड थी कोलकाता में, ओके? तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, ठीक है? श्वेता जो थी, उन्होंने नोटिस किया कि उनकी नाना जी जो हैं, वो जो एकदम शांत हो जाती थी जब भी कोई पाकिस्तान की बात करता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो उनसे पूछेगी कि भई ऐसा क्यों होता है? आप शांत क्यों हो जाते हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं? तो उनकी नाना ने बताया कि वो किस तरीके से लाहौर से लुधियाना आए थे पार्टीशन के टाइम पर, ठीक है? तो दोनों साइड में ना बोथ हिज़ पेरेंट्स वर किल्ड, तो उनके माता-पिता की जान चली गई थी पार्टीशन में। ठीक है? इवन वो जो है वो भी नहीं बच पाते अगर जो है नेबरिंग जो मुस्लिम मतलब पड़ोस में जो एक मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने उनको शेल्टर दिया, उनको हेल्प किया, छुपाया, ठीक है? कई दिनों तक, ताकि जो है मतलब उनको छुपाया ताकि वो अपने रिलेटिव वगैरह फाइंड कर लें, ठीक है? और फिर उनको मैनेज करके किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाया ताकि वो भारत में आ सकें, ठीक है? और स्टार्ट कर सकें अपनी न्यू लाइफ। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल थे जिसमें हिंदू फैमिलीज़ ने मुस्लिम्स की हेल्प की, मुस्लिम फैमिलीज़ ने हिंदू की हेल्प की। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले, शेल्टर देते थे, लोग एक-दूसरे की जान बचाते थे। जब क्राइसिस का टाइम चल रहा था, जब एक-दूसरे को मारने में तैयार थे। हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब जो है लीडर्स जो थे ना, जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, तो ये सब भड़का रहे थे वॉयलेंस। बाकी लोग जो इतने बुरे नहीं होते, एक-दूसरे को मतलब कोई नहीं चाहता है भाई अशांति हो, मार-पीट हो, ठीक है? सब लोग अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहते हैं। तो वॉयलेंस जो है पार्टीशन की वजह से हुआ था, उस टाइम पर इनकी कई सारी फैमिलीज़ एक-दूसरे की मदद कर रहे थे। तो इससे हमको देखने को मिलता है कंपैशन एंड सॉलिडेरिटी, जो लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे थे ना, रिलीजियस ग्राउंड के थे, अलग-अलग कम्युनिटीज़ के थे और लड़ाई-झगड़े हुए रहे थे, फिर भी वो एक-दूसरे की मदद कर रहे थे। क्या आपने ऐसी कोई सिमिलर स्टोरी सुनी है? तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो, ठीक है? उनकी जनरेशन की मेमोरीज़ वगैरह, जो इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर थी। ओके, और जो ट्रॉमा रहा पार्टीशन का, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी इंडिपेंडेंस से और क्या उनको मिला? तो ये सब भी आप जान सकते हो, ठीक है? तो अब आगे का चैप्टर ना सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।